सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से ही शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे ज़ाओफेन ग्रैंड एल्डर की बात सुनते हुए उन्हें एक मौका देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो वज्र फॉर्मेशन का यूज करते हुए ज़ाओफेन की बॉडी के अंदर मौजूद उस ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर को सप्रेस करते हुए उसे हमेशा के लिए सप्रेस करना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लड डिवोरिंग बीट भी रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ज़ाओफेन की बॉडी के अंदर तीनों कल्टीवेशन पैथ आपस में ही कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी ज़ाओफेन अपनी विल पावर का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो तीनों पैथ्स को ही कहने लगता है कि मैं ना तुम्हें फॉलो करूंगा, ना ही तुम्हारे किसी मास्टर को और ना ही किसी रूल को। मैं ज़ाओफेन हूँ और मैं खुद के बनाए रास्ते पर चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम डीमन सेक्ट के लीडर और बाकी सभी मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग एक डिमोनिक रिचुअल को परफॉर्म करते हुए होली एबिस के पास उस एंशिएंट ड्रैगन का पता लगा रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने उस डिमोनिक फर्नेस का यूज करके उसके अंदर से दो बीस्ट को समन किया था और जिनके जरिए से वो यहाँ पर उसकी लोकेशन का पता लगा रहे थे। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर किसी रीजन के चलते वो दोनों स्प्लिट बीस्ट वहाँ पे मारे जाते हैं, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन डीमन सेक्ट का लीडर इस सिचुएशन को देखकर स्माइल करता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर त्यानियम टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही कड़ाकेदार बिजली गिर रही थी और इस हेवन की ट्राइब्यूशन का शिकार वहाँ मौजूद हर एक बंदा हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा मॉन्क्स वहाँ पर ऑन द स्पॉट इंजर्ड हो जाते हैं। कि तभी हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं, जो कि ये नजारा देखते साथ ही हांफते कांपते कहने लगते हैं कि ये तो लेजेंडरी हेवन पनिशमेंट है, लगता है कि आज यहाँ पर कोई भी नहीं बच पाएगा। यहाँ पर हम जूनियर एल्डर को भी देखते हैं, जो कि इस नजारे को देखकर कहने लगता है कि इतनी पावरफुल लाइटनिंग से कोई भी नहीं बच सकता। ऐसा लग रहा है आज इसकी चपेट में आने वाली हर चीज का विनाश होके रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं, जो कि अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहते हैं कि आज हमें हर विनाश का सामना करना होगा, क्योंकि ये बच्चा हमारे पाउसी का डिसाइपल है और हमें उसे हर कीमत पर बचाना होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी ब्रेसलेट की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर सभी के ऊपर एक पावरफुल डिवाइन बैरियर को लगा देते हैं, जिससे कि वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से स्ट्रेंथन कर रहे थे। कि तभी हम देखते हैं कि जूनियर एल्डर कहने लगता है कि अगर हम ऐसे इस चीज को कंटिन्यू करते रहे तो हमारा ओरिजिन सोल इससे बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। कि तभी हम देखते हैं कि जो डिवाइन ट्राइब्यूशन था उसकी थंडर स्ट्राइक सीधा उस बैरियर पर गिरती है और सिंगल स्ट्राइक से ही वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर सभी लोग और ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। कि तभी दूसरी लाइटनिंग गिरती है और जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि किसी ने यहाँ पर बहुत बड़े से गोल्डन बेल को क्रिएट करके इन सभी की जान बचा ली थी और सभी लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। कि तभी वहाँ मौजूद हर एक मॉन्क की जो इंजरीज थी वो पूरी तरीके से रिकवर होने लगती है, जो देख कर साथ ही यहाँ पर जूनियर एल्डर कहने लगता है कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब यहाँ मौजूद हर एक बंदा ग्रेट ब्रह्मा प्रार्थना जैसी सेम ओरिजिन को शेयर करे। जो सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि क्या इसका मतलब ये है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ाओफेन बहुत ही कूल वे में इनके सामने आता है और सभी से कहने लगता है कि यहाँ मौजूद हर एक मास्टर को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतनी ज्यादा काइंडनेस दिखाई। जो सुनकर ग्रैंड एल्डर से कहने लगते हैं कि ज़ाओफेन, तुम्हें इस थंडर ट्राइब्यूशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस पर ज़ाओफेन अपने वेपन को उसकी तरफ उठाते हुए कहने लगता है कि मैं ज़ाओफेन हूँ, जो कि किसी से नहीं डरता और यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, खुद हेवन भी नहीं। इसी के साथ ज़ाओफेन अपना पैर जमीन पर पटकता है और गोल्डन स्क्रोल उन सभी के ऊपर आके छा जाती है। यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी इस नजारे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर ज़ाओफेन कहने लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था, तो अब मैं अकेले ही इन सभी को एंड करूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ाओफेन आगे बढ़ता है और सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। इसी के साथ ज़ाओफेन अपने वेपन को लेकर आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो दाओइस्ट एनर्जी, डेमोनिक ऑरा, सारे तीनों सेक्ट की कंबाइन पावर का यूज करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था, जो देखकर ग्रैंड एल्डर भी हैरान थे और कहने लगते हैं कि अगर ज़ाओफेन वाकई में इन तीनों एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो इस ट्राइब्यूशन से बच सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ाओफेन उन तीनों एनर्जी का यूज करते हुए अपने वेपन को आगे बढ़ाता है और यहाँ पे एक शील्ड को क्रिएट कर देता है ताकि वो उस थंडर लाइटनिंग को काउंटर कर सके। बिजली गिरती है लेकिन ज़ाओफेन को कुछ नहीं होता। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हेवन भी बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और वो अपनी पावर्स को बढ़ा देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी इस नजारे को देखकर कहने लगते हैं कि नहीं, सिचुएशन बिगड़ने वाली है, क्योंकि ये जो ट्राइब्यूशन हम देख रहे हैं ये कोई ऑर्डिनरी ट्राइब्यूशन नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि एक रेड कलर का ड्रैगन तेजी से ज़ाओफेन की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते साथ ही ज़ाओफेन अपने वेपन को आगे करता है और यहाँ पे कुछ हैंड साइन बनाते हुए
तीनों पैथ्स के कल्टीवेशन पावर का यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके कंबाइंड अटैक से ज़ियाओफेन यहाँ पर एक डिवाइन लोटस को क्रिएट करता है जो कि एक शील्ड की तरह काम करती है। साथ ही ज़ियाओफेन यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो और ज्यादा हैंडसम बनाता है और तीनों कल्टीवेशन पैथ की जो एनर्जी होती है उनका यूज करते हुए डिवाइन लोटस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन था जो कि फुल स्पीड से ज़ियाओफेन की तरफ बढ़ रहा था, जैसे ही वो उस डिवाइन लोटस से कोलाइड करता है तो यहाँ पर जमीन को कपा देने वाला एक पावरफुल शॉक वेव क्रिएट होता है, जिस वजह से सभी लोग अपनी जगह से हिल जाते हैं। लेकिन ज़ियाओफेन जो कि अभी भी इस ट्राइब्यूलेशन का सामना कर रहा था, अचानक से वो जो थंडर लाइटनिंग थी वो उस डिवाइन लोटस को पेनिट्रेट करते हुए ज़ियाओफेन के ऊपर गिरती है, जिस वजह से ज़ियाओफेन की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी हल्का सा क्रैक आ जाता है, जिस वजह से ज़ियाओफेन दर्द के मारे छटपटाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। इसी दौरान वो लाइटनिंग और वो डिवाइन लोटस दोनों ये एक शॉक वेव के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर ताओ, मिस रॉन्ग और यहाँ पर उसी ओल्ड मैन को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग भी इस शॉक वेव को फील कर पाते हैं कि तभी मिस्टर ताओ कहने लगता है कि ओल्ड मैन आखिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और तुमसे एक जरा सी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। कि तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी अपने सिक्कों को उछालते हुए नक्षत्रों का पता लगाते हुए सारी कंक्लूजन पर पहुंचता है और कहने लगता है कि ये एक हेवनली डिवाइन ट्राइब्यूलेशन है और जिसकी थर्ड स्ट्राइक रूह को कपा देने वाली होगी। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम रोजी को देखते हैं, जहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी उसे भी फील होती है, जिसे फील करते साथ ही वो अपनी आंखें खोलती है, फिर बैल्कनी के सामने जाके खड़ी हो जाती है। यहाँ पर आसमान में हो रहे इस चेंजेस को देखकर वो कहने लगती है कि आखिर इस वक्त आसमान में ये ऐसी हलचल क्यों हो रही है, आखिर क्यों हेवनली टॉन्ग टेक्निक इतनी ज्यादा रैम्पेज पे है, आखिर वो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया। इस दौरान हम देखते हैं कि आसमान में लाल कलर की बिजली कड़कने लगती है कि तभी हम उसी एंशिएंट कैंडल ड्रैगन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी ये बड़ी बड़ी आंखें होती हैं कि किसी को भी आंखों से वो खा सकता है और सभी लोग उसके मैसिव से अपीयरेंस को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, सिवाय डेमोनिक सेक्ट के लीडर के, और बाकी सब लोग उसके अपीयरेंस को देखकर कहने लगते हैं कि अच्छा तो यही है वो एंशिएंट कैंडल ड्रैगन जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि इस कैंडल ड्रैगन को देखकर जो सेक्ट लीडर होता है वो कहने लगता है कि हम इस ग्रैंड फॉर्मेशन को यहाँ पर योजी और दाओइस्ट मास्टर के ऊपर छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके डीमन सेक्ट के लीडर को फॉलो करते हैं। वही दूसरी तरफ हम फॉर्मर ड्रैगन पीक के लीडर को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि अगर मुझे इस ब्लडी फॉर्मेशन के सीक्रेट का पता लगाना है तो मुझे सबसे पहले डीमन सेक्ट के लीडर का जो भरोसा है उसे जीतना होगा, जिसके बाद मुझे फ्यूचर में चांसेस मिल जाएंगे कि मैं इसके सीक्रेट्स का पता लगा लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लेडी रुई के साथ साथ बाकी जितने भी यहाँ पर मास्टर थे वो सभी लोग उस ब्लडी फॉर्मेशन के अंदर मौजूद कैंडल ड्रैगन को सप्रेस करने में लग जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले लेडी रुई अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे ये जो कैंडल ड्रैगन है ये और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, जिसके साथ ही सभी लोग एक के बाद एक इस पर अटैक करते हैं, लेकिन इस कैंडल ड्रैगन के ऊपर एक सिंगल खरोच तक नहीं आ पाता। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल ड्रैगन चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है और यहाँ पे अपने पंजे से लेकर अपनी टेल से वहाँ मौजूद सभी लोगों को इंजर्ड करना शुरू कर देता है। सभी लोग अपनी हाथ आजमाते हैं लेकिन कोई भी इसे सप्रेस नहीं कर पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी जो डीमन सेक्ट का लीडर है वो भी हैरानी के साथ कहता है कि मैंने आज से पहले इतना पावरफुल कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन हमें हर हाल में इसे कैप्चर करना ही होगा। ये कहते साथ ही वो वापस इस पर अटैक करने के लिए चला जाता है कि तभी हम यहाँ पे ब्याह की आंट को देखते हैं, जो कि उसका कमांड पाते हुए थोड़ी निराश हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है, सीनियर ब्रदर क्या तुम्हें लगता है कि हमारे जो सेक्ट मास्टर हैं ये बिल्कुल पहले जैसे रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन होता है ये यहाँ पर जितने भी दाओइस्ट होते हैं उनकी लाइफ एनर्जी का यूज करके यहाँ पर एक पावरफुल अटैक सीधा सेक्ट मास्टर की तरफ कर देता है, जिससे कि वो अपनी शील्ड से रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी रुई भी आके आकर उस पर अटैक करने लगती है और वो अपने पर्पल ब्लेड से इतना फास्टली अटैक करती है कि देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर ये जो ड्रैगन था ये फिर भी इसके अटैक से बहुत स्मूथली डॉज कर जाता है, जो देखकर यहाँ पे लेडी रुई भी शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि क्या वाकई में मैंने अभी जो देखा वो सच है, क्या ये सच में मेरी पर्पल प्लेट के अगेंस्ट इतना स्मूथली मूव कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि अगर हमने जल्दी इसकी किसी कमजोरी का पता नहीं लगाया तो मुझे डर है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडर भी यहाँ पे उस पे अपने एनर्जी बॉल से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये ड्रैगन बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पे वो एक पोर्टल को ओपन करके उसी का अटैक उस पर रिवर्स कर देता है। पर तभी सही मौके पर लेडी रुई आकर अपने शील्ड से उसकी जान बचा लेती है और सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर हम इसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि इसके मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ड्रैगन सबड्यूइंग फॉर्मेशन के अंडर भी इसे सप्रेस करने के बावजूद इसके अंदर रेजिस्ट करने की ताकत बची है। इस दौरान हम देखते हैं कि इस ड्रैगन ने
यहाँ आसपास बहुत से पोर्टल्स को क्रिएट कर लिया था और बस एक पोर्टल के अंदर वो अपने मुंह से अटैक करता है और हम देखते हैं कि सारे पोर्टल से कई सारे स्लैश अटैक इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। और जैसे ही ये अटैक इनसे टकराते हैं तो हम देखते हैं कि जितने नॉर्मल सोल्जर्स थे वो वहीं पर निपट जाते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रोजी को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने इसकी सीनियर सिस्टर आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो। जिस पर रोजी बताती है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसी वजह से मुझे हल्की सी बेचैनी हो रही है। यहाँ पर रोजी को इतना परेशान होता हुआ देखकर उसकी सीनियर सिस्टर भी थोड़ी परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हमें तियानियन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे ही धुआं हटता है तो सारे मॉन्क्स सामने की तरफ देख रहे थे जहाँ पर कि ज़ेफन के ऊपर वो डिवाइन रेवोल्यूशन की लाइटनिंग गिरी थी और हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है ज़ेफन के जो हाथ पैर होते हैं करीब पता चल रहा था कि यहाँ पर हेवन रेवोल्यूशन की वो स्ट्राइक इसके पूरे बॉडी में दौड़ चुकी थी। बेचारा यहाँ पे अनकॉन्शियस होकर बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ा था और उसकी आंखें बस आसमान की तरफ देखी जा रही थी और हम देखते हैं कि आसमान में जो वो डिवाइन रेवोल्यूशन के सिंबल्स हमें नजर आ रहे थे वो धीरे धीरे करके फेड होने लगते हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पर पीछे खड़े मॉन्क कहने लगते हैं कि आज से पहले इतना खतरनाक और पावरफुल डिवाइन रेवोल्यूशन नहीं देखा गया। हम यहाँ पे ज़ेफन को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी में हलचल होती है और वो कहने लगती है कि हाँ, ऐसी ताकत जिसने की मेरी पूरी कल्टीवेशन को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके साथ ही ज़ेफन यहाँ पे खून की उल्टियाँ करने लगता है और फिर हेवन को ललकारते हुए कहने लगता है कि तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए ना, हाँ तो आओ और आकर इसे ले जाओ। कि तभी हम फाशियन को देखते हैं जो कि ज़ेफन से कहता है कि ज़ेफन प्लीज वापस आ जाओ। यहाँ पर फाशियन अपने मन में कहता है कि उसके पास जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची, बस एक मॉडल बॉडी जिसमें कि जर्रे बराबर भी ताकत नहीं। लेकिन हैरान हो कि फिर भी वो यहाँ पे हेवन को ललकार रहा है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इवन के ग्रैंड मॉन्क भी कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉडल जिसकी बॉडी में जरा सी भी ताकत नहीं वो हेवन के इन्फिनिटी ताकत के आगे खड़ा है। यहाँ पर ज़ेफन दोबारा से लड़खड़ाते हुए अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है, जिसे देखते साथ ही जो यहाँ पे फाशियन है वो ज़ेफन को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारी बॉडी इस वक्त किसी मॉडल से कम नहीं, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर हेवन को ललकारने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक मामूली सी मॉडल बॉडी के साथ कभी भी इसकी पावर का सामना नहीं कर सकते। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी ज़ेफन को आवाज देते हुए कहने लगता है कि ज़ेफन खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ ताकि तुम इसके पावर को कम कर सको। लेकिन ज़ेफन यहाँ से भागने के मूड में नहीं था। वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है कि क्या भागू, मैं पूरी जिंदगी भागता ही तो आया हूँ, अब देखो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। इवन की हेवनली दाव भी मेरी एग्जिस्टेंस को मिटाने पे लगा हुआ है, लेकिन अब और नहीं, मैं नहीं भागूंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि डिवाइन रेवोल्यूशन का वो जो रेड कलर का ड्रैगन है वो वापस से ज़ेफन की तरफ अपना रुख मोड़ता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ज़ेफन जो कि अपनी जगह पर टिके हुए था वो अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं, आज मैं सबका हिसाब बराबर करके रहूंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि ज़ेफन के हाथ से वो लाइटनिंग टकराती है जिस वजह से उसकी बॉडी का पुर्जा पुर्जा हिल जाता है। यहाँ पर उसकी बॉडी की जो वेन्स होती है वो भी फूटने लगती है जिस वजह से ज़ेफन की बॉडी में कट लग जाता है और उनसे खून भी निकलने लगता है। पर ज़ेफन वापस से खुद को कंट्रोल करता है और यहाँ पर अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ज़ेफन के दूसरे हाथ से एक डिवाइन फ्लावर बाहर निकलता है जो कि आते साथ ही उस रेड कलर की थंडर एनर्जी को काउंटर करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेफन को पूरी तरीके से वो फ्लावर प्रोटेक्ट कर रहा था जो कि दूर खड़े ये मॉन्क भी देख रहे थे, लेकिन सभी लोगों को इसका इम्पैक्ट फील हो रहा था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से उसी होली अबिस का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ कत्लेआम मच चुका था और यहाँ पर इस अकेले कैंडल ड्रैगन ने चारों तरफ कोहराम मचा के रखा था। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेडी रुई होती है वो अपनी पर्पल प्लेट का यूज करके चारों डायरेक्शन में एक प्रिजन टाइप का बना देती है जो कि देखने में किसी बहुत ही लार्ज स्केल पर नेट जैसा लग रहा था जिसके अंदर ये कैंडल ड्रैगन फंस जाता है। पर तभी वो यहाँ पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है जिस वजह से कुछ देर के लिए ये ड्रैगन शांत हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सेक्ट लीडर आगे आता है और अपनी डेमोनिक स्पेल का यूज करते हुए पूरी तरह यहाँ पर जितने भी मास्टरमैन थे उनकी लाइफ्स को वो उसके आगे सेक्रीफाइस कर देता है और उनकी एनर्जी से उसे और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ताकि ये जो कैंडल ड्रैगन है सेक्ट लीडर इसे आसानी से कंट्रोल कर पाए। इस दौरान हम देखते हैं कि वो घुमा के एक जोरदार पंच सीधा उस ड्रैगन पे जोड़ देता है जिससे सेकंड्स में ही ये जो ड्रैगन था ये जमीन पे धराशायी हो जाता है। और यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाते साथ ही जो बाकी के मास्टरमैन थे वो यहाँ पर डेमोनिक स्पेल का यूज करते हुए वापस से उस डेमोनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और वापस से उस ड्रैगन सप्रेसिंग मेथड को ये लोग शुरू कर देते हैं जिस वजह से हम देखते हैं कि जो ड्रैगन सेक्ट का लीडर था वो यहाँ पर अपने उसी फर्नेस का यूज करता है जिसके जरिए से लोग उस ड्रैगन को अपने काबू में लेने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर ये ड्रैगन उसे देखते साथ ही वहाँ से
भागने लगता है। और जैसे ये लोग भागने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ चेन्स आकर उस ड्रैगन को जकड़ लेती है, जिस वजह से ये उस फॉर्मेशन से भाग नहीं पाता और उसके नीचे फंस के रह जाता है। कि तभी बचा कुचा काम सोलकास्टर और लेडी रुई आकर कर देती है, जो कि इस ड्रैगन की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देती है ताकि वो यहाँ से एस्केप ना कर पाए। सभी लोग जी जान लगा देते हैं, जिस वजह से बेचारे ये ड्रैगन वहीं पर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो डीमन सेक्ट का लीडर है वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके उसकी बॉडी से उसकी सोल को बाहर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिस वजह से इस ड्रैगन की बॉडी में क्रैक बनने लगते हैं और उसे हद से ज्यादा पेन होने लगता है। यहाँ पर वो इतनी जोर की चीख मारता है कि जिससे आसपास का एरिया गूंज उठता है। जितने भी कमजोर विल वाले बंदे यहाँ पे खड़े थे वो सभी लोग दूर छिटक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ज़ेक्ट मास्टर भी अपनी पूरी पावर लगा देते हैं ताकि वो कैसे न कैसे करके इसकी सोल को अब्सॉर्ब कर ले। वहीं दूसरी तरफ सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर जो सोल कास्टर है वो मैदान में आता है और इमीडिएटली 6 जियानिन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो धीरे धीरे करके अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, जिसके साथ ही वो हैंड साइन बनाते हुए अपने स्टिक को उस फर्नेस के ऊपर दे मारता है, जिस वजह से अगले ही पल वो फर्नेस सीधा उस पूरे के पूरे ड्रैगन को अपने अंदर समा लेती है और उसकी सोल को उस फर्नेस के अंदर ट्रैप कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि आसपास के इलाके में इस इम्पैक्ट की वजह से बहुत ही पावरफुल शॉक वेव सभी को फील होता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से ज़ेफान को देखते हैं, जहाँ पर अभी भी वो डिवाइन फ्लावर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन हेवन आज यहाँ पर ज़ेफान को बख्शने वाला नहीं था। वो इमीडिएटली अपनी पावर को बढ़ा देता है और फिर एक कड़ाकेदार दूसरी थंडर स्ट्राइकनिंग उस पर गिरती है और अपना ज़ेफान जो कि अकेला इस सब से डील कर रहा था उसके ऊपर अब और ज्यादा बर्डन पड़ने लगता है। वो यहाँ पर जोर की दहाड़ मारता है क्योंकि इस वक्त उसके पास कल्टीवेशन के नाम पर कुछ भी नहीं था, ना उसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी थी और ना ही कोई फिजिकल स्ट्रेंथ। वो तो बस इस वक्त एक अधमरी हालत में मॉडल बनकर हेवन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। अगले पल ऐसा लगता है कि जैसे ज़ेफान की भी इंतहा हो चुकी और हम देखते हैं कि वो जो थंडर स्ट्राइकिंग थी रेड कलर की वो लाइटिंग जमीन पर एक नहीं दो नहीं बार बार गिरती रहती है, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई इसकी चपेट में बहुत बुरी तरीके से आ चुका है और जिसका इम्पैक्ट आसपास के लोग भी फील कर पा रहे थे। वहीं दूर दराज के इलाके में हम रोजी को भी देख पाते हैं, जहाँ पर जैसे उसे ज़ेफान की आहट महसूस हो जाती है और उसका दिल बेचैन हो जाता है और उसके हाथ में मौजूद वो कप भी जमीन पे टूट के गिर जाता है। कि तभी हम पीछे उसके सीनियर सिस्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो रोजी की इस कंडीशन को देखकर और ज्यादा परेशान होने लगती है। इसी दौरान हम वापस से देखते हैं कि वो जो रेड कलर की लाइटनिंग स्ट्राइक थी वो जमीन पर बार बार गिरती रहती है और आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय करती रहती है, जिस वजह से दूर से जो मॉन्क्स थे वो भी अपनी जगह पर टिक नहीं पाते। पर तभी यहाँ पर एक कड़ाकेदार एक्सप्लोजन के साथ साथ सब कुछ गायब हो जाता है। वो रेड कलर की लाइटनिंग साथ ही वो रेड कलर के क्लाउड सब कुछ गायब हो जाता है और 1 सेकंड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो काले बादल है वो छट जाते हैं। कि तभी जो ग्रैंड मॉन्क होते हैं वो भी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी जी जान लगाकर उस गोल्डन बैरियर के जरिए से बाकी के मॉन्क्स की जान बचा ली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि फाशियन समेत सभी लोग ग्रैंड मॉन्क के पास पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से उम्मीद खो चुके थे कि शायद ही इतने पावरफुल स्ट्राइक के बाद ज़ेफान बच सकता है, लेकिन तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो अपने सामने का नजारा देखते हैं। इसी दौरान हमें वापस से उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी फॉर्च्यून टेलिंग स्किल का यूज करते हुए कहने लगता है कि अंत में वही हुआ जो कि हेवेंस हमेशा से चाहता था। ना तो कोई हेवेंस दाव के खिलाफ जा सकता है, ना कोई अपना नया रास्ता बना सकता है, पर सवाल ये है कि क्या कोई खुद की स्ट्रेंथ से हेवेंस दाव के अगेंस्ट जा सकता है? क्या कोई उसे सप्रेस कर सकता है? यहाँ पर इतनी सारी पहेलियों में बात करने के बाद वो ओल्ड मैन यहाँ से चला जाता है, पर तभी यहाँ पर पीछे से रोंगरू और मिस्टर ताओ कहने लगते हैं कि ओल्ड मैन ये सब बातें करना बंद करो और जरा यहाँ आके देखो। इसके साथ हम देखते हैं कि वो आखिरी सिक्का जिसे कि उस ओल्ड मैन ने यूज किया था अचानक से उसमें क्रैक बनने लगते हैं और वो हवा में फ्लोट करने लगता है और ये नजारा देखते साथ ही वो ओल्ड मैन भी शॉक्ड हो जाता है और फिर हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा मुमकिन है? हम देखते हैं कि उसके आसपास के जो चीजें थी वो हवा में तेजी से फ्लोट करने लगती हैं और ऐसा लग रहा था मानो कि अभी भी एक और बड़ी चीज होने वाली है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर वहाँ का नजारा भी बदलने लगता है। वहाँ की हर एक चीज फ्लोट करने लगती है, जो देखते साथ ही सेक्ट लीडर कहने लगता है कि आखिर ये चीज बंद क्यों नहीं हुई? इसे तो अब तक एंड हो जाना चाहिए था, तो आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर ये सेलेस्टियल फिनोमेना अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? इसे तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कि तभी सोल कास्टर आसमान की तरफ देखता है और तारों की पोजीशंस को देखकर वो कहने लगता है कि नहीं, हम यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक और बड़ा राज छुपा हुआ है, लेकिन जल्दी उससे पर्दा उठने वाला है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से तियानियन टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हर एक चीज हवा में फ्लोट कर रही थी। अभी की नजरें आसमान
की तरफ थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी के साथ एक बहुत बड़ा सा मीटियोर टाइप की चीज इनकी तरफ तेजी से आ रही थी, जिस वजह से आसपास की चीज उसके इम्पैक्ट को झेल नहीं पाती और सभी के सभी टूटकर हवा में फ्लोट करने लगती है। साथ ही आसपास की बिल्डिंग्स भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती है और यहाँ पर उसके पत्थर हवा में फ्लोट करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और बादलों को चीरते हुए एक बहुत बड़ी सी चीज इन सभी की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। सभी लोग यहाँ पे पैनिक करने लगते हैं और इवन की कुछ लोग तो डर के मारे कहने लगते हैं कि शायद अब हमारा अंतिम वक्त आ चुका है। ऐसे दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो तियानियन टेम्पल था वो पूरी तरीके से मिस्टीरियस से प्रेशर के चलते कोलैप्स करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि देखते ही देखते पूरी के पूरी तियानियन टेम्पल यहाँ पे धराशायी हो जाती है। उसका पूरा का पूरा मलबा हवा में उड़ने लगता है और अपनी आंखों के सामने अपने इस तियानियन टेम्पल को तबाह होता हुआ देखकर ग्रैंड मॉन्क भी बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और फिर वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहने लगता है कि ये वही है, ये वही डिवाइन रेवोल्यूशन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।